हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के ही टॉपिक पे एक अपने कुछ समय पहले के एक यादगार केस का आज मैं बताना चाहूँगा और इस केस से सीखने क्या मिलेगा। इस केस में जैसा मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन लिया उससे क्या क्या टेक अवे मिलता है इससे। ये केस का मैं ब्रीफ आपको बताता हूँ और मैं इसके रीड आउट भी आपको बताऊंगा और कुछ मैंने एडिट करके फ़ोटो जेपीजी इमेज क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ की मेरे द्वारा करी हुई की है और उससे क्या लर्निंग मिलेगी वो मैं बताना चाहता हूँ। ये क्रिमिनल केस है, प्योरली क्रिमिनल, और ये एक हीनियस क्राइम है, मर्डर केस है। 302 आईपीसी जो भी 103 हो गया है, 302 पे चल रहा है। 302 आईपीसी पे एक महिला की हत्या होती है, आरोप लगा है एक महिला की हत्या का, राइट। अब हम डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस काउंसिल में। अब उस महिला की जो माता जी हैं वो एजिटेटेड विटनेस है। एजिटेटेड विटनेस कौन? और टफ विटनेस, ऐसे विटनेस जो श्योर है कि बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, श्योर है यदि नहीं भी देखे होंगे, क्योंकि ऐसे विटनेसेस को आई विटनेस तो वो होते नहीं, पर चूंकि वो हितबद्ध साक्षी होते हैं, क्योंकि उनका हित, उनका इंटरेस्ट आपस में जुड़ा होता है। उनकी बेटी है ना, बेटी की डेथ हुई, भाई वो तो दूसरे गांव में थी जो उनकी बेटी की डेथ हुई, पर क्या है, उसको तो सजा दिलवानी है। जिसके ऊपर भी आरोप है, भले कोई व्यक्ति मार के भाग गया हो, तो प्रोसिक्यूशन का काम है उसे ढूंढे। डिफेंस का काम ये नहीं है। डिफेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना होता है अपना इनोसेंस। भाई पुलिस ने यदि शक के आधार पे मेरे क्लाइंट को यदि गिरफ्तार कर भी लिया, तो एज अ डिफेंस लॉयर मेरा कर्तव्य क्या होगा कि यह देखना कि वो कहाँ पे इनोसेंस है। अगर उसकी गलती नहीं है और फिर भी उसे इम्प्लिकेट किया गया है, तो एक डिफेंस लॉयर को उस चीज़ को सामने लाना है, और ये हमारी ड्यूटी है। ये हम कोई गलत नहीं कर रहे। बहुत बार डिबेट होती है, या छोटे बच्चे या कुछ महिलाएं या कुछ लोग ऐसा थोड़ा ले लेते हैं कि डिफेंस लॉयर्स तो गलत व्यक्ति को बचाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी व्यक्ति जिसने हीनियस क्राइम किया है, दिल्ली का निर्भया कांड भी, उसमें फांसी हो रही है, फांसी होने से पहले भी रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया, क्योंकि वो डिफेंस लॉयर की प्लीडिंग थी। और बाकायदा बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि महोदय आप भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं, और ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, इसीलिए हम आपको सुन रहे हैं इस समय। नहीं तो कितने प्रतिशत भारतीयों के लिए सुप्रीम कोर्ट है आज, आप देख लीजिए। या इस समय क्या ऐसा कोई प्रिविलेज है? वैसे तो इस केस में कुछ बचा नहीं है, बोले निर्भया कांड जो था, फिर भी उनको सुना, क्योंकि इट इज़ अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कि व्यक्ति की निर्दोषता साबित करने के लिए उसका अधिवक्ता, डिफेंस का लॉयर सामने आएगा और वो आखिरी तक पुरजोर मेहनत करेगा कि साहब मैंने तो क्राइम किया ही नहीं है, मेरे पक्षकार ने तो क्राइम किया ही नहीं है। वहाँ बोलना पड़ता है मैंने, साहब मैं तो वहाँ था ही नहीं, है ना। जो भी इनोसेंस की स्टोरी उसकी होगी, जो भी सच्चाई होगी कि साहब मैं तो कहीं और था, है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भाई मैं तो उस दिन था ही नहीं, प्लिया फली भी, मैं तो वहाँ था ही नहीं। पुलिस वालों ने बाद में मुझे बुला करके बोला कि आप वहाँ पे थे, कुछ भी मेरे तार जोड़ दिए गए। उसको साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। अगर मैं वहाँ पे था भी तो स्पर ऑफ द मोमेंट पे हुआ है, क्या हुआ है, क्या किसी ने देखा है मारते हुए, आशय क्या है। खासतौर से जो मारने वाला अपराध होता है, जिसमें मानव वध होता है, जिसको कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। कल्पेबल होमोसाइड के केसेस में इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 299 आईपीसी से स्टार्ट होता है, जिसमें फैक्टम ऑफ मेंस रिया जिसको हम कहते हैं। अगर मैं लॉ पॉइंट पे मेरा स्ट्रांग रहा है हमेशा, तो मेंस रिया क्या है कि भाई आदमी मारेगा क्यों। खासतौर से जो हस्बैंड वाइफ के मामले होते हैं, उसमें अगर लंबा उनका 10 साल 7 साल का मधुर संबंध रहा है, या मधुर नहीं भी रहा है, तो 7-8 साल से कोई शिकायत नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक से 10 साल बाद इंसान मार दिया,
आरोप लगाया कि मार दिया आपने, मारा नहीं, मारा नहीं मारा, वो ऑनरेबल जज डिसाइड करेंगे। और हम लोग की प्लीडिंग, हम लोग की आर्ग्यूमेंट्स, हम लोग के फैक्ट्स, सारे गवाह, सारे सबूतों के विश्लेषण के बाद कोर्ट निर्णय लेगी। भाई बाहर की दुनिया तो इसने मार दिया, कभी भी बाहर के मीडिया से ट्रायल नहीं चलता, राइट। तो ये केस में जो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस केस में मैंने कुछ समय पहले क्या किया था और वो क्यों लर्निंग है बताता हूँ। जो एजिटेटेड विटनेस होते हैं, अब वो महिला की मृत्यु हुई, उसकी माँ कोर्ट में चिल्लाते हुए एला फांसी चढ़ा देवे, एला फांसी चढ़ा देवे, एला फांसी चढ़ा दे। अब बाहर बोल रही है, अच्छा वो लोग परिवार ही हैं, आरोप किसके ऊपर है? उसी के दामाद के ऊपर है, मरी हुई मृतक महिला के हस्बैंड के ऊपर है। अब उसके जो हस्बैंड अंदर है, उसके जो बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं साथ में। अब बच्चे जो हैं, भाई बच्चे जाहिर सी बात है, बच्चों ने तो देखा नहीं, लेकिन बच्चे ट्यूटर्ड होते हैं, भले वो 10, 12, 13 साल के हों, उन्हें पढ़ाया जाता है कि क्या बोल रहा है, राइट। क्योंकि सारे इंटरेस्टेड विटनेस को कानून किस दृष्टि से लेता है, उसे कोराबरेशन किया जाता है, किससे? इंडिपेंडेंट विटनेस से, जो स्वतंत्र साक्षी होते हैं, जो लोग हितबद्ध नहीं होते, जो रिश्तेदार नहीं होते। इंटरेस्टेड विटनेस शब्द मैंने 2-3 बार यूज़ किया है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस आप पढ़ लीजिएगा कि केवल इंटरेस्टेड विटनेस के बिना पे किसी को दोष सिद्धि नहीं हो सकती। ये सेटल्ड लॉ है कि चश्मदीद गवाह कोई है क्या, कोराबरेटिव एविडेंसेस क्या कहते हैं। पंचशील करके एक केस था जिसमें तार से तार, डॉट से डॉट का मिलन होना बहुत ज़रूरी है, ये बताया गया। एक कड़ी का मिलान होना ज़रूरी है। भाई लाख करोड़ लोग छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं होनी चाहिए हत्या के दोष में। इसलिए बहुत बारीकी से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं एज ए डिफेंस लॉयर, कुछ समय पहले की बात है, एक ऐसे जटिल केस को हैंडल कर रहा था। महिला एजिटेटेड होकर के आई और बाहर बोल रही है कि हम तो क्या जानन, ऐसे बात कर रहे हैं उनके रिश्तेदार, दूर से मुझे सुनाई दे रहा है, पेरीफेरल हियरिंग से, डायरेक्टली तो हम नहीं जाते, दूर से जोर जोर से बोल रही थी। कौन चिल्ला रहा है यार, हाँ मन तो नहीं जानन भैया, हम तो दूर भैया गाँव में, तो दूर गाँव में रहते थे, हम क्या जाने क्या होता है, कैसा होता है इन लोगों के बीच। बाहर ये कह रही है, और अंदर जा कर के जज के सामने जब मैं क्रॉस एग्जामिनेशन पे खड़ा हूँ, जज साहब ने बोला, जज साहब भी ऑनरेबल डीजे सर, उनके यहाँ नपी तुली बातें करनी है, 35 ईयर्स ऑफ जुडिशरी, 20-25 साल, उससे पहले एज एन एडवोकेट, मतलब सीनियर मोस्ट स्टॉलवर्ट। अब बोले वकील साहब आप क्या पूछना चाहते हैं प्रति परीक्षण में। समझाया कि देखिए वकील साहब आप इनके पक्ष से हैं, बचाव पक्ष से हैं, ये डिफेंस काउंसिल हैं, ये पूछेंगे जो भी सही जवाब देना, नहीं तो केस बिगड़ जाएगा, और हाँ ना में जवाब देना है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में फैक्चुअल, हालांकि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो कहना ये चाहते थे कि फैक्चुअल हम लोग जैसे करते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस को पॉइंट आउट करते हैं, ओमिशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने लाते हैं, ये हमारी कला होती है। पहले से तैयारी तो बहुत ज़्यादा नहीं किया था। एकमात्र केस था जो मैंने बीच में अभी स्टेटस डाला था कि ऑन द स्पॉट मुझे उस दिन मॉर्निंग में पता चला 9:25 को कि ये 2 गवाही आ रही है। अभी कम ऑन, लास्ट टाइम तो ये लोग थे नहीं और इन्होंने कुछ भी बताया भी नहीं था, कॉल भी नहीं उठा रहे थे। हमें तैयारी पूरे चालान की रखनी होती है, पूरे केस को थरोली पढ़ना होता है, राइट। अब मैं मॉर्निंग में गया, तुरंत मेरे को सूचना आई कि वो वहाँ से निकल गए फलाने गांव से। वहाँ गया जज साहब के पास, वो चिल्ला रही थी, ऐसा सब कर रही थी। बाहर बोली कि हम तो नहीं देखे हैं, हम क्या बोलेंगे। अंदर जाके बोलने लगी तोते की तरह चीफ पे कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा, और कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइजेशन कर दी। अब मैंने एक चीज़ नया सीखा जो मैं अपने जूनियर साथियों को बताना चाहता हूँ। कभी कभी आपकी तैयारी फॉरवर्ड विटनेसेस की नहीं होती है, और कई बार पिछला वाला नहीं आया तो स्किप होकर के प्रोसेस सर्वर क्या करता है, फॉरवर्ड विटनेस को बुला लेता है। आपने बोला कि नहीं यार वो तो फिर से जाएगा, ठीक है, वो लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर आगे के विटनेसेस को बुलाएं। तो आपकी तैयारी 2 आगे और 2 पीछे की दोनों की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे यंग लॉयर्स को मैं एक सबक दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोज़ हैं डिफेंस लॉयर के रूप में समाज में कुरीतियों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मेरा आशय नहीं है, या कि
आप हीनियस क्राइम करो, मर्डर करो, मैं बचा लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। हम अपराध की निंदा करते हैं, अपराध से घृणा करते हैं, अपराधी से नहीं, राइट। कोई अपराधी माँ के पेट से बन करके पैदा नहीं होता है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसे बनाते हैं, समाज, उसकी दशाएं, उसकी मनोदशाएं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। अब इसमें हस्बैंड के ऊपर ही आरोप लगा है। पहला आरोप क्योंकि घटनास्थल के आसपास वो मौजूद था, ऐसा आरोप है। सॉरी, अब ये ध्यान दीजिएगा, एजिटेटेड होकर चिल्लाने लगी। अब उन कहती क्या है, अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि मैंने कैसे पलटा। ऑन द स्पॉट मैंने नोट किया कि चीफ में वो क्या क्या चीज़ इम्प्रोवाइज कर रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा ना, पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, इसका राइटअप भी दूंगा, शो करूँगा स्क्रीन पे। मैं हाजिर अदालत डैश डैश आरोपी को जानती हूँ, वह मेरा दामाद है। मैं मृतिका डैश को भी जानती हूँ, वह मेरी सौतेली पुत्री थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सौतेली थी, सेकंड मैरिज। मृतिका डैश डैश का विवाह आज से करीब 12-13 वर्ष पूर्व आरोपी डैश डैश के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। आरोपी मृतिका डैश डैश की ओर से एक पुत्र डैश है जो करीब 14 से 15 साल का है, और एक पुत्री डैश डैश है जो करीब 12 से 13 साल की है। विवाह से करीब 6-7 साल बाद आरोपी डैश डैश पर शक करता था, डैश डैश यानी मृतिका पर शक करता था, और आरोपी डैश डैश के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। चीफ में कह रही हैं, एक बार लड़ाई झगड़े के दौरान आरोपी डैश डैश के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क दिया था। तब सरस्वती सॉरी माता की वहां पे मूर्ति रखी थी, उसी के पास में हल्की सी आग भी लग गई थी, है ना। और इस घटना को फ़ोन करके उसने चाचा वगैरह को ससुराल से बताए थे और ससुराल से वापस ले आए थे। फिर उसे गांव के एक परिवार वाले आरोपी को समझा बुझाकर उसकी पत्नी डैश डैश को ससुराल भेज दिए थे। फिर वे लोग 6-7 तक ठीक ठाक, 6-7 साल शायद कहना चाह रही हैं, सब ठीक ठाक थे। बीच में एक बार फिर झगड़ा हुआ था। हमारे गांव वाले और आरोपी के गांव वाले डैश डैश यानी जो मृतका के ससुराल में जाकर समझौता करवाए थे, ठीक है, और कुछ लिखा पड़ी हुई थी, और मतलब एलिज्ड है कि कुछ ऐसा लिखा पड़ी हुआ था, समझौता, राजीनामा टाइप का कुछ। वो डॉक्यूमेंट का कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट को मैंने गलत साबित कर दिया। वैसे भी वो डॉक्यूमेंट फेक था, हाथ से ऐसा लिखा हुआ, किसी की साइन नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं, ना सरपंच का, ना इनका खुद का साइन नहीं था उस डॉक्यूमेंट पे। और कह रहे हैं कि राजीनामा हुआ था। फिर राजीनामा दो पक्षों के बीच होगा। ऐसी हवा में कोई कुछ भी लिखवा के ले ले और कहे कि राजीनामा हो गया। इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, और इट्स नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉमिस इटसेल्फ, है ना। ऐसी कोई एक तरफा शर्त वॉइड एब इनिशियो होती है, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ लॉ पे एज एन एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। सरस्वती माता की जो मूर्ति के बाजू में जो आग लगने की घटना जो हुई थी, है ना, वो मैंने पहले मतलब गांव वालों को बताया था, और समझा बुझा करके, उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ था, और समझा बुझा करके जो है गांव वालों ने आरोपी को घर भेज दिया था। घटना की तारीख आज मुझे निश्चित तौर पर याद नहीं, किंतु घटना पिछले वर्ष ठंड के महीने 20 तारीख की है ना। दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपी के पुत्र डैश डैश ने मोबाइल से बताया था कि आरोपी डैश डैश उसकी मां डैश डैश के गले को हंसिया से काट दिया है। अब देखो यहाँ पे एकदम लीडिंग पॉइंट बता रही है, मतलब 3:30 बजे आरोपी के पुत्र डैश डैश ने मोबाइल फ़ोन करके, है ना, आरोपी डैश डैश एवं उसकी मां डैश डैश के गले को हंसिया से काट दिया ऐसा बताया, और उस इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल डैश लोकेशन लेके गए हैं। मैं सरकारी हॉस्पिटल डैश लोकेशन गई थी, वहाँ डैश डैश जो मेरी पुत्री है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतिका डैश डैश की मृत्यु आरोपी द्वारा उसके गले काटने से हुई थी, स्पेसिफिकली कह रही है, बट उसने देखा नहीं है, पर कह रही है, राइट, कह रही है, वो हियर से है, इट्स अ हियर से विटनेस।
है ना, किसी के कहने पर, किसी के बताने पर। अब आप उसको कैसे डील करेंगे? थाने वाले मुझे पुलिस कार्रवाई में उपस्थित रहने बाबत नोटिस दिया था। मैं थाना डैश डैश गई थी और थाना डैश डैश वाले मुझे पूछताछ कर बयान दिए थे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ऑन द स्पॉट वहाँ पे नोट किया कि चीफ पे 161 के बयान में इसका क्या है, चीफ पे क्या है, नोट किया। इम्प्रोवाइजेशंस क्या कर रही हैं, नोट किया, फटाक से नोट किया। क्योंकि आपके दिमाग में अगर इनकॉग्निटिव मेमोरी में अगर आपके केस याद नहीं है तो आप इम्प्रोवाइजेशन कैसे निकालेंगे भाई? हाउ डू यू फाइंड इम्प्रोवाइजेशन until unless you are not thorough with the case? भाई what she has said in 161, 161 में जब तक आपको पता नहीं होगा उसने क्या कहा है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, अतिरिक्त कोई कथन जोड़ तोड़ के अगर वो कह रही है जो उसने पहले नहीं कहा, सो दैट इज आइदर दैट इज इम्प्रोवाइजेशन टू द एग्जिस्टिंग, या तो वो अपने पूर्व के कथन से जोड़ के कह रही है या फिर उससे अलग कह रही है। हम कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट करेंगे, और जब कॉन्ट्रोडिक्शन या ओमिटेड कोई फैक्ट हो जाता है या कॉन्ट्रोडिक्टरी होता है तो वो कथन मान्य नहीं होता। ये एक क्रॉस एग्जामिनेशन में सिग्नल। अभी देखिए मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन। अब मैंने घुमा के क्वेश्चंस पूछे और मैंने 80% क्वेश्चंस में ये कहना सही है लाया। आप लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे, देखना मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ये कहना सही है कि मैं ग्राम डैश डैश में रहती हूँ। पहला ही सवाल भाई, मेरा कहना है कि आप तो फलाने गांव में रहती हैं। आप काटो तो खुद नहीं, झूठ तो बोलेगी नहीं भाई। जो उनके दामाद का गांव था वो डिफरेंट गांव है, आप रह रहे हो डिफरेंट गांव में भाई। आप चश्मदीद तो हो नहीं, ना ही उनके कोई खांस दिया छींक दिया तो आप तुरंत दौड़ के आ जाओगी, राइट? तो आप कॉन्क्रीट तरीके से कैसे कह सकती हो? और क्या आप किसी पिछले इंसिडेंसेस को देखी हो? क्या आप कोई ऐसे कोराबरेशन इंसिडेंसेस बता सकती हो कि इसके साथ क्रूरल्टी हुई थी, इससे पहले भी हुई थी? क्योंकि उस दिन तो आप चीफ में कहीं नहीं बताई हो कि उस दिन आप थी, राइट? तो कोई कोराबरेशन पहले का है क्या? ये कोर्ट देखेगा डिसीजन के समय पे, और आपको एज ए डिफेंस काउंसिल वही देखना है। यह कहना सही है कि आरोपी ग्राम डैश डैश में रहते हैं जहाँ मेरी पुत्री डैश डैश ब्याह करके गई थी। अगले सवाल में मैं पूछा कि भाई आपकी बेटी जो ब्याह करके गई थी वो तो फलाना गांव है ना भाई, वो तो आपका घर वाला गांव नहीं है। कहती है कहना सही है। दोनों क्वेश्चन है कहना सही है, कहना सही आया। अब आगे देखिए, अब अगला आता है, ये कहना सही है कि एक ग्राम डैश डैश एवं ग्राम डैश डैश दूर दूर हैं जहां बस में या स्वयं के साधन करके आना जाना पड़ता है। अब मेरा अगला सवाल था भाई आपका घर और आपका जो दामाद का घर है जहां ये जो इंसिडेंस हुआ है, इसके डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है, और इतनी है कि भाई कम से कम बड़ा कोई मोटर गाड़ी बस कुछ ना कुछ करके आना पड़ेगा। कहती हाँ बिल्कुल, ये कहना सही है। फिर मैंने पूछा कि भाई आप लोग तो कम्युनिटी में ही मैरिज करते हैं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम छत्तीसगढ़, मुझे पता है। मैंने पूछा भाई आप फलाने समाज से हैं, उस समाज में तो भाई अपने में ही शादी करते हैं, राइट? है ना? समाज बता देता हूँ, समाज में कोई समाज के ये खिलाफ नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि हम समाज की एक विचारधारा है कि हम अपने समाज से दूसरे समाज में बहुत कम करते हैं। ये समाज की एक अच्छी परंपरा है, राइट? तो ये किसी का डिफेमेशन नहीं है समाज का ना, तो मैं समाज का नाम ले लेता हूँ। मैंने बाकायदा कहा कि जो गुरु घासी दास जी हैं उनकी फ़िलॉसफी मैं भी मानता हूँ, और आप लोगों में तो कोशिश 99.9% ये की जाती है कि आप लोग अपने ही समाज में देख के सुयोग्य वर्ग चुनते हैं। ये मेरा सवाल था कि भाई आप जो है श्री सतनाम समाज, जो हमारा एक प्रबुद्ध समाज है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसकी एक बहुत सनातन विचारधारा है ना? बहुत सारे अनुयायी हैं उस समाज के, और उनके जो गुरु हैं उनके बहुत अच्छे कही हुई बातें हैं जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। मैंने कहा कि भाई आप में एक नियम चलता है कि ज़्यादातर केसेस में आप लोग अपने में ही करते हैं और अपने जानकार व्यक्तियों तक ही करते हैं, और आप लोग में समाज में उठना बैठना सब आपस में ही होता है। शादी ब्याह में भी आप लोग दूसरे समाजों में कोशिश करते हैं कि ना हो। ये मेरा प्रश्न था। कहती हाँ बिल्कुल, हमारे में तो और उनका कहना था कि हम तो दूसरे समाज में करते ही नहीं शादी। तो ये कहना सही है कि हम करते हैं। फिर मेरा इमीडिएटली कनेक्टिंग क्वेश्चन था कि भाई मेरा कहना है कि आपने
जो आरोपी डैश डैश है और आप मृतिका डैश डैश है आपकी बेटी, इनका जो विवाह है वो सामाजिक व्यक्तियों के माध्यम से बड़े देख समझ के, आपके परिवार, आपके कहीं के लोग रहे होंगे, आपने उनके घर जा कर के देख समझ के कौन है, क्या है, कैसा है, ऐसे करके ही विवाह किया होगा। अब देखिए घुमाने वाला क्वेश्चन, ना तो कह नहीं सकती क्योंकि इससे पहले के सवाल में हाँ 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 कहती आई हैं। हाँ हमारे में तो देख के ही होता है, ना हमारे में तो चिरपरिचित लोगों से किया जाता है, हाँ हमारे में तो भाई हमारे समाज से होगा तो ही किया जाता है। तो भाई चौथे सवाल में थोड़ी कह सकती नहीं 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 मैंने तो नहीं देखा था। तो पहले के दो क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाते हैं ना। इसलिए आप क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग ऐसे बनाइए जो घेर ले कि आपको जो चौथे क्वेश्चन पे जो आंसर चाहिए वो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। कहती हाँ ये कहना सही है कि आरोपी डैश डैश एवं मेरी बेटी डैश डैश का विवाह सामाजिक व्यक्तियों के माध्यम से देख समझ कर किए थे। आ गया चौथा सही है, कहना सही है। देखिए मतलब कैसे काटा जाता है एक गवाह के झूठे कथन को और उसके झूठ को कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के आर्ट के रूप में सामने लाया जाता है। अब अगले कहते हैं ये कहना सही है कि घटना से पूर्व आरोपी, अब प्रीवियस इंसिडेंसेस आपको सामने लाने हैं क्योंकि चीफ में कह रही है कि पहले भी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ठीक है, आप नोट करते जाइए। आपने 161 भी देखा है, क्या क्या एक्स्ट्रा लिख रही है आप नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा है कि नहीं वो बाद में आप देखिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर कोई बात ऐसा वो कह रही है जो पहले तो था ही नहीं और आपकी नज़र पे वो आ गया, शूट कीजिए, है ना। अब मैंने पूछा ये कहना सही है कि इस घटना के पूर्व जो आरोपी हैं डैश डैश एवं उनकी बेटी के झगड़ा में लड़ाई विवाद के संबंध में मैंने कोई थाने में कभी कोई शिकायत नहीं की थी, कोई एफआईआर नहीं। अभी देखो यहाँ चिल्ला के कह रही है एला फांसी होना चाहिए, एला ऐसा होना चाहिए, यहाँ हमेशा मारत रही से, मतलब हमेशा मारता था, पीटता था। अब यहाँ भी कह रही है कि हमेशा झगड़ा होता था, फिर कह रही 6-7 साल झगड़ा नहीं हुआ, हमने समझाया था, बट आए दिन ये शक करता था, ये आग लगा दिया था, ये फ़ोटो के बाजू में कुछ आग लग गई थी, ऐसा हो गया था, मिट्टी तेल कर दिया था, उसके ऊपर नहीं, मतलब घर में कहीं आग वग की छोटी सी घटना हुई थी, है मारा पीटी भी कर रहा था, ये कर रहा था करके बोल रही है। भाई ये फैक्चुअल है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटे मोटे आरोप नहीं हैं। अगर वो आग घर में फैल जाती, किसी के ऊपर लग जाती है, बड़ी इंसिडेंसेस हैं, मारपीट हो रही है, आप फ़ोन पे कनेक्टेड हो, समाज से हो, पर आपने कभी भी किसी थाने में कंप्लेंट नहीं की, राइट। ठीक है, चलो लोक लाज, लोक लज्जा, लेकिन ये हर जगह नहीं होता, हर समाज में नहीं होता। मैं समाज को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, बट कहीं कहीं पे एडुकेशन, कहीं कहीं पे रहन सहन, कहीं कहीं पे परंपरा। जैसे एग्जांपल बताऊँ, गोंदिया साइड पे हस्बैंड वाइफ में तू तड़ाक चलता है, वो तू बोल के बात करते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट से भी बात करेंगे, जो स्लैंग टोन से भी। तो वो बाद में किसी ने समझाया कि नहीं सर, बोले यहाँ का कल्चर है, यहाँ बुरा नहीं मानता हस्बैंड, यहाँ तो चलता है तेरा बोले ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है इनके लिए। तो उनकी सभ्यता में दैट इज़ एक्सेप्टेबल, तो किनकी सभ्यता में कितने हद तक क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है वो डिफरेंट ये है, राइट। तो हो सकता है उन्होंने बताया हो, नहीं बताया, लेकिन बड़ी चीज़ें जैसे घर में छोटी सी आगजनी हुई, 1-2 बार बहुत मारा पीटा गया ऐसे कह रही हैं, बट उसका कोई कोराबरेशन, कोई प्रीवियस उन्होंने पुलिस थाने में कहीं भी नहीं किया। कोर्ट तो ये चीज़ देखेगा, राइट, कि आप जो कथन कह रही हैं उस बात का आपके पास साक्ष्य क्या है। पर ये बात आप कोर्ट को कैसे बताओगे? आप इस बात को क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछोगे, बाद में आप चिल्लाते रहोगे। क्या हुआ वो कैलकाटा के कांड में, है आरजी कर हॉस्पिटल पे, कहानी बहुत कुछ थी उसकी वहाँ पे। वो कह रहा था कि सर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हॉस्पिटल के ये भी इन्वॉल्व थे, वो भी था, बहुत सारी बातें थी। आखिरी में बंद कमरे के अंदर में जज साहब ने पूछा उससे, सुनो भाई साहब फांसी भी हो सकती है तुमको, क्या कहना चाहते हो बताओ। तो अपनी स्टोरी बताया, 3 घंटे सुना जज साहब ने, और जज साहब ने वहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन डाला। बोला देखिए ये बातें आपको केस पे कैसे डालोगे, या तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आनी चाहिए या किसी एविडेंस के रूप में आनी चाहिए, या फिर बाद में भी 391 का एप्लीकेशन लगा करके आप अतिरिक्त साक्ष्य दे सकते हैं अगर फैसला हो गया हो, उसके बाद रिवीजन पे हो, अपील पे हो। लेकिन आपने नहीं किया, आप नई बातों को लाएंगे तो फिर कहाँ से सुना जाएगा। सो क्रॉस एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन जरूर डालिए, रिलेवेंट क्वेश्चन डालिए, ओमिशंस कॉन्ट्रडिक्शंस के क्वेश्चन डालिए,
इधर उधर के क्वेश्चन आप मीटर्ड डिमीटर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन ये बात पूछिए कि इससे पहले कोई एफआईआर तो आपने नहीं की थी। कहेगी हाँ ये कहना सही है, मैंने कोई एफआईआर नहीं की थी। ठीक है, फिर क्या कहती है, स्वतः कहती है साक्षी कि दोनों झगड़ा लड़ाई विवाद के बारे में दोनों गांव के समाज के मध्य शिकायत रखे थे, हम लोगों ने गांव के सीनियर लोगों के मध्य रखी थी और उनको समझाइश दी थी, इसीलिए कहती है, स्वतः जोड़ दिया उसने। फिर मैंने अगला ये कहना सही लिया, छठवां सातवां ये कहना सही है कि आरोपी डैश डैश एवं डैश डैश के बीच इस घटना के पूर्व कोई गंभीर मारपीट या ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था, इसी कारण से मैंने जो है चिटपुट मैटर था घरेलू, और इसी कारण से मैंने जो है थाने में रिपोर्ट नहीं की थी। अभी देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अलाउड हुआ ये क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन गलत नहीं है, वेरी रिलेटेड है, डिफेक्टो है, मीटर पे है, क्योंकि वो कुछ इम्प्रोवाइज कर रही है ना। तो अब मैं कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले उसने नहीं बताया, बाद में बताया। मैं अगले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो मैं उनसे पूछा कि भाई क्योंकि ये आपस के पिलो फाइट, ईगो फाइट, तुमने दाल में नमक ज़्यादा बोल दिया, तुमने बोला मेरी साड़ी ठीक नहीं है, फलाने जाओ, मैं बात नहीं करूँगी। तो ये होता रहता है। तुमने बोला मैं तालाब में नहा के आ रही हूँ, इतने 1.5 घंटे से आई, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा वहाँ पे, ये शक, मतलब शक और कुछ नहीं, ये फालतूगिरी है, राइट। वो भी फालतूगिरी कर रहा है, वो भी उसको पनप आ रही है, वो भी समझ रही है, वो चलते आ रहा है। जिस दिन ट्रिगर आउट हुआ उसी दिन समझ जाना था, भाई देखो ये हमारे घर में नहीं चलता, हमारे घर में शक शंका नहीं होती, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बोलेंगे ना, हम इस तरीके से कभी जवाब देंगे। अब ये 7 साल का घर नहीं बन जाएगा वो मैटर, और फिर 7-10 साल बाद निकल करके आया कि वही कारण था, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो अब यहाँ पर बात आई कि भाई अब मैंने पूछ लिया भाई, चूंकि वो विवाद घरेलू स्तर का विवाद था और यही कारण है कि आपने जो है थाने में एफआईआर नहीं की या बताया नहीं, जबकि आप कह रही हैं कि हमने पंचायत बिठाई, बड़े लोगों को बोला, भाई कहीं ना कोई चिंगारी तो फूटती कि भाई इन लोग क्या ऐसा होता है, वैसा होता है, झगड़ा होता है, एक आध बार छोटा मोटा आगजनी भी हुई, मारपीट हुई, कोई तो बताता पुलिस को, नहीं बताया। इसका ये मतलब है घरेलू मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये बात मैंने क्रॉस पे ले ली। ये कहना सही है, चूंकि यह पूर्व में कोई गंभीर मारपीट नहीं हुई थी, कोई ऐसा गंभीर विवाद नहीं हुआ था, इसलिए मैंने थाने में रिपोर्ट नहीं की थी, एडमिटेड आ गया। ठीक, अब आ गया, आप देखिए कहानी, अब 7, 8, 9 में कहानी खत्म है इस विटनेस की। ये कहना सही कि आरोपी डैश डैश एवं जो मृतका डैश डैश के मध्य हुए विवाद के संबंध में आरोपी डैश डैश द्वारा लिखकर दिए गए शर्तनामे में मेरा कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है। भाई उसने एक राजीनामा टाइप का कुछ फर्जी बनाया उन लोगों ने, स्टोरी थी प्रोसिक्यूशन की, उनके एंड से कुछ एक डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट हाथ से लिखा हुआ, उसमें 7-8 लोग के नाम है, जिसमें इनके परिवार के किसी का नाम नहीं है, और खासतौर से लेडी जो बयान दे रही है मृतका की मम्मी, उसका नाम ही नहीं है। मैंने पकड़ लिया उस बात को। अब आप ये बात को जज साहब के सामने कैसे लाओगे, केस में कैसे घुसाओगे? भाई वो तो उन्होंने एज एन एविडेंस पुट कर दिया ना कि राजीनामा हुआ है, राजीनामा हुआ, सो कॉल्ड राजीनामा। भाई उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है उस डॉक्यूमेंट की? थोड़ा सा एक कागज आपने लगा दिया, किसी की भी साइन लेके उसमें लिख दिया कि मैं फलाने हैं, आज से कसम खाता हूँ कि मैं नहीं मारूंगा, आज से मैं कसम खाता हूँ, सौगंध लेता हूँ मैं धरती आकाश पताल की कि मैं तो ऐसे रहूँगा, मैं फलाने। टू हेल विथ इट, व्हाट इज द रिलेवेंसी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट? किसी की कनपटी पे बंदूक रख के आप कुछ भी लिखवा लो, उसको पेश कर रहे हो, उस पेश करने में फैमिली वाले कोई भी नहीं है। इनसे पूछा मैंने कि इसमें बताइए आपकी सिग्नेचर है, आप उपस्थित थे उस दिन जिस दिन ये कार्रवाई हुई? कहती नहीं है। भाई मेरा कहना है कि इसमें तो आपके कोई अंगूठा या साइन ही नहीं है, मेरा कहना तो ये भी है कि आप उस दिन थी भी नहीं। कहती यहाँ कहना सही है। अब ये चीज़ आ गई, अब उस डॉक्यूमेंट की रिलेवेंसी को मैंने टॉस पे डाल दिया कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, डॉक्यूमेंट की कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है, डॉक्यूमेंट फैमिली वालों के बीच नहीं हुआ है, 2 पार्टीज के सहमति से नहीं हुआ है, केवल एक पार्टी के कोई शर्त रख ली और आपने लिख दिया। भाई दूसरी पार्टी का भी क्या कहना है, दोनों पार्टियों के बीच कौन कौन सी बातें हुई थी, क्या हुई थी, फैमिली वाले एटलीस्ट जो लेडी है उसके मम्मी पापा, इन लोगों की साइन होनी ज़रूरी थी, कुछ भी नहीं।
और वो यहाँ पे मैंने ले लिया कि भाई ये कहना सही है कि आरोपी डैश डैश एवं मृतका डैश डैश के मध्य हुए विवाद के संबंध में जो आरोपी डैश डैश द्वारा लिखकर दिए गए शर्तनामे में मेरे हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान नहीं हैं। डन। 8वां क्या कहना सही है। अब ये कहना, उसके बाद ये कहना सही है कि घटना के संबंध में मेरे पास, अब ये कह रही है कि मेरे पास मेरे फलाने एक रिश्तेदार के पास फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा इनके घर हो गया, गला कट गया आप आओ। अभी कह रही मेरे, मतलब ये कह रही थी पहले कि किसी रिश्तेदार के पास आया, या भाई आपके पास किसी थर्ड पर्सन से पता चली ना इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आप कोई छोटा फ़ोन चलाती हूँ, एंड्रॉयड चलाती हूँ, तो ये बात को आप कोर्ट पे कैसे बताओगी? भाई कोर्ट तो ये जान रहे फ़ोन पे आया इन्फॉर्मेशन, तो आप कोर्ट को बताइए, माननीय न्यायालय को, कि किसके फ़ोन पे आया। तो आप ये कैसे पूछेंगी वो फ़ोन सेवी हैं कि नहीं, वो टेक सेवी हैं कि नहीं, वो फ़ोन यूज़ करती हैं कि नहीं, क्या उनके पास कोई नंबर अपना है, फ़ोन किसके पास रहता है, दिन भर किसके पास रहता है, वो कब आकर के बताएगा आपको। ये सारे फैक्ट लीजिए। आप नहीं ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मैंने पूछा कहना सही है कि घटना के संबंध में मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया था। कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि वो हियर से है कि भाई फ़ोन किसी और के पास आया था कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, और वो कहानी उसने जो भी अपनी अवधारणा में या उसने जो सुना होगा वो बताई इनको, फिर वो ये यहाँ पे बता रही है। मतलब ए से बी को गया, बी से सी को, और यहाँ पे आ रहा है। तो हियर से चीज़ें कहलाती है ना, हियर से विटनेस कहलाता है। हियर से एविडेंसेस, हियर से विटनेसेस कोर्ट में एविडेंट्री वैल्यू तभी रखते हैं जब उसका कोराबरेशन बहुत ठोस हो, है ना। उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या उसको किसी अन्य ऐसे साइंटिफिक फोरेंसिक एविडेंसेस से कोराबरेट किया जाए, है ना, या कोई कड़ी ऐसी हो जो बताती हो कि ये जो कही सुनी बातें हैं ये प्रासंगिक हैं। नहीं तो ये माना जाता है कि एक ने एक के कान में कोई बात कही, ठीक। अब किसी ने कहा कि भैया बड़ा जबड़ पक्षी था, बड़ा सा भालू जैसा दिख रहा था वो पक्षी, पेड़ में बैठा था। अब अगला व्यक्ति क्या बोला, अगला व्यक्ति ने क्या सुना, भाई एक भालू पेड़ में बैठा था, वो उड़ रहा था। वो पक्षी उक्षी भूल गया। उसने थर्ड को क्या बताया, और एक भालू जैसा बैठा था, पक्षी उड़ रहा था। अब जो तीसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, एक भालू उड़ रहा था। अपने एग्जाम्पल से समझे, ए ने बी को क्या बात बताई, बी ने सी को क्या बात बताई, और सी क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। इसी कारण से जो हियर से जो बातें होती, हियर से विटनेसेस, हियर से एविडेंसेस, कहीं सुने बातें, कहीं सुने गए साक्ष्य, उसकी रिलेवेंसी नहीं। ये कह रही हैं कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया था। और मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन गलत गया कि ये कहना गलत है कि मैंने पुलिस को बयान देते समय घटना की सूचना डैश द्वारा दिए जाने की बात नहीं बताई थी। भाई वो जज साहब ने थोड़ा बीच में बोल दिया कि रहने दीजिए ये वाला क्वेश्चन, तो मैं मतलब दोबारा स्ट्रेस करके पूछ रहा था, तो मुझे नहीं रहने दीजिए, ये कहना गलत है, बोल दिया उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने ना चीफ में अपने 161 में नहीं बोला कि किस व्यक्ति के पास फ़ोन आया था। भाई घर में 10 रिलेटिव के पास फ़ोन हो सकता है, उन्होंने नहीं बताया किस रिलेटिव के पास। तो ये बात मैंने पूछा कि भाई आपने ये जो घटना की सूचना फलाने व्यक्ति जो आपका रिश्तेदार है उसके द्वारा फ़ोन पे आई, ये बात आपने अपने 161 के पुलिस थाने में जो बयान दिया उसमें नहीं बताया। तो कहती नहीं मैं तो बताए दे रहे हूँ, जबकि ये नहीं था। तो ये कहना गलत है। आ गया जज साहब ने उसको खुद ही नोट कराते हैं, ये कहना गलत है। फिर ये कहना गलत है कि मैंने बोला कि भाई थाने में तो आपको बुला के बताया गया था कि क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ध्यान रखना, है ना। या फिर आपकी साइन ले ली होगी कहीं पे, साइन तो नहीं करती हैं आप, अंगूठा लगाती हैं। तो बोले नहीं मेरे को ये कहना, थाने में कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं गया था, वो कहती है। फिर मैंने ये कहा कि भाई आप ये बात बताइए बाबू, आप ये बात बताइए कि जो शक करने वाली बात, अब कैरेक्टर की बात आ रही है कि भाई ये जो दामाद है, एक्यूज्ड है, ये शक करता था मेरी बेटी के ऊपर और उस कारण से इनके बीच लड़ाई। भाई ये बात इम्प्रोवाइजेशन है, ये बात 161 के बयान पे नहीं है। तो ये कहना सही है कि मैं आरोपी द्वारा डैश पर शक करने की बात बयान देते समय थाने में नहीं बताई थी। ये मैंने ले लिया, इस पर इम्प्रोवाइजेशन है।
ये कहना गलत है कि मैं आरोपी द्वारा घटना के पूर्व डैश के ऊपर मिट्टी तेल डालने की बात बयान देते समय नहीं बताई। उसने जो उसके ऊपर मिट्टी तेल छिड़का, अड़ोस पड़ोस में जो मूर्ति उड़ती है, आसपास जो आग वाली घटना लगी, जो ये कहीं पे बाद में ये कह रही थी कि उसके ऊपर भी मिट्टी तेल छिड़का गया था, जबकि पहले कहीं कथन नहीं था। भाई कहीं पे आग हल्की सी लगी भी, वो बुझा दी गई, लेकिन उस महिला के ऊपर कभी आग नहीं लगी थी, ये फैक्ट था। अभी बाद में जोड़ दी कि ये पूरा तैयारी कर रहे थे कि मिट्टी तेल उसके ऊपर डाल दिया, जबकि दूसरे कमरे में कहीं पे ऐसी थोड़ी सी नौटंकी, कहीं कोई इनका आरोप है कि ऐसा कोई किसी ने किया था, पर किसने किया था, क्या है, उस बात का सिर्फ जोड़ तोड़ के बनाया गया था, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। इनके अलावा और कोई नहीं कह रहा है कहीं भी पूरी स्टोरी पे। हाँ, इन्होंने जोड़ के बोल दिया, जबकि थाने में इन्होंने नहीं बोला कि कोई मिट्टी तेल वाली जो बात थी, यहाँ पे ये कह रही हैं। तो मैंने ये पूछा कि भाई आपने अपने पूर्व बयान पे ये बात कहीं भी नहीं बताई है। तो कहती ये कहना सही है ना कि नहीं, हाँ नहीं बताई थी, मैंने पूर्व के बयान पे नहीं बताई थी। फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि भाई ये कहना, भाई आपके घर दूर दूर है, आपका घर इनका घर, तो इनके बीच कब कहाँ क्या क्या बातें होती है, किन किन कारणों से होती है। भाई ये बात आप डिफैक्टो तो नहीं बता सकती कि आप दूर दूर रहती हैं और रोज़ रोज़ उतना भी फ़ोन आपको उतना ज़्यादा फ़ोन आना आपके पास है, आप किसी और के ऊपर निर्भर रहती हैं, फ़ोन चलाना आपको आता नहीं। भाई वो काम करके जब मजदूरी करके लौटेगा तब वो आपको बताएगा, हो सकता है उस दिन भी भूल गया, पी पा के कहीं पड़ा होगा, आराम करने लग गया होगा, अब अगले दिन बता रहा है कोई व्यक्ति, हाँ भाई फलाना हो रही से है। तो आप तो एकदम एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, कैसे, अब अपनी डायरेक्टली बात तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाई एक तो लिटरेसी है, ऊपर से बनावटी चीज़ें, नहीं हमको तो किसी को भी सज़ा दिलवानी है भाई, और किसी से संबंध रहा हो, कोई इन्हें मारा हो, कुछ करा हो, प्रोसिक्यूशन ढूंढे। भाई हमने मारा, ये बात आप साबित कीजिए थ्रू एविडेंसेस। तो मैंने ये बात ले ली, कहना सही है कि भाई हम लोग के गांव की डिस्टेंस इतनी है, चूँकि हम लोग के फ़ोन पे भी नेटवर्क्स नहीं रहते, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, तो इनके घर कब कब क्या क्या घटना हुई है ये मैं ठीक से यहाँ पे नहीं बता सकती, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक एजिटेटेड विटनेस जो है, ख़ासतौर से जो मृतका की माँ है, बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। मेरी तैयारी बहुत कम थी, पर मैंने इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस बनाए और इससे सीखने लायक ये बातें हैं। आप वहाँ पे नोट कीजिए कि वो क्या कह रही हैं, आप उससे सब क्वेश्चन बनाइए, घुमा के क्वेश्चन पूछिए, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो वही क्वेश्चन आप पूछिए, और जो क्वेश्चन रिलेवेंट हो वही पूछिए, और जिस क्वेश्चन तक आपको पहुँचना है उसकी 1-2 समीक्षा क्वेश्चन तैयार कीजिए, तब वो फिर घिरा जाएगी, वो फिर गलत नहीं बोल पाएगी, है ना। और इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए। और कई बार क्या होता है, हम तैयारी करके जाते हैं, वहाँ कुछ और दिशा घूम जाती है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस स्पर ऑफ द मोमेंट पे तैयार होने चाहिए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन 2 धारी तलवार है। इसके बाद उनका बेटा आया, बेटे ने पूरा हॉस्टाइल बयान दिया, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने एक भी शब्द उससे नहीं पूछा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, हॉस्टाइल बयान पे आपको शांत रहना है। आपकी प्लीडिंग है ना, आपकी कन्वेंसिंग, आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी वकालती में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब LLB पास आउट हुए, सबसे पहले हमने अपने गुरुओं से सीखी कि ऑनरेबल जज के सामने आपको क्या नहीं बोलना है, वो सबसे पहले आना चाहिए। ये नहीं कि आपको क्या बोलना है, वो तो सबको आ जाता है, धीरे धीरे वो मंझ जाता है, राइट। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि क्या नहीं बोलना है। मैंने जब उसके बेटे का बयान आया, उसने हॉस्टाइल बयान दिया कि नहीं मैंने तो कुछ देखा नहीं, तो मेरा बहुत अच्छा संबंध था पापा मम्मी के बीच, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। आप कुछ पूछना चाहते हैं, सर मैं क्यों पूछूंगा हॉस्टाइल बयान में, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है, तो वहाँ पे मुंह बंद रखना है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। मेहनत कीजिए, हर केस ऐसे ही निकलते हैं, हर गवाह ऐसे ही कटता है। डिफेंस एक इंटीग्रल पार्ट है जुडिशरी में, राइट। डिफेंस के बिना कोई भी फैसला अंतिमता तक नहीं पहुंचता, एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, और करियर है एज ए डिफेंस लॉयर, अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।